स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्ट से, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसका सबसे पहला चैप्टर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फिलहाल तो हम क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, मुझे आपको वो टेक्निक में बिठाना है पहले। इस सेशन में हम सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे हमने शुरू में लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स लिखे हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बताऊंगी कि उस पर क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एलिमेंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और फिर एक राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे। इन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी कराना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये बुक का प्रिंट आउट रेडी रखा होगा, हाइलाइटर पेन वगैरह सब आपके पास है। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धीरे धीरे शुरू करेंगे और फिर एकदम फास्ट ट्रैक में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 10x हो जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे बोलोगे मैम राइटिंग आंसर, आप सिर्फ क्वेश्चन बताओ, हम आपको पूरा परफेक्ट आंसर लिख के देते हैं, वो मेरी गारंटी है। सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहो, जो मैं बोलती हूँ टेक्निक वो बस फॉलो करते रहो। राइटिंग प्रैक्टिस जो भी आपको होमवर्क देती हूँ वो सिंसियरली आपको करना है, फिर डिस्कशन वीडियो के साथ वो आंसर्स को डिस्कस करना है, और उसी के साथ साथ आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, मैं बता रही हूँ आपको, आप मुझे मैसेज करोगे, चैलेंज देती हूँ, आप मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि मैम क्या लेक्चर्स थे, मजा ही आ गया। चलो फटाफट, अब मैंने आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट करके रखे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, नंबर कौन सा याद रखना है? तो ये सेक्शन 2 क्लॉज ए, बी, क्लॉज डी, ऐसे ना अभी मैं रीड नहीं कर रही, बस आप मेरे साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी स्क्रीन पे, आप बस वो अपने बुक में हाईलाइट कर दो। ठीक है, चलो फटाफट कर लो। करना तो हमने सभी है, बाद में डिस्कस तो सब करेंगे, लेकिन लर्न क्या करना है, ये सेक्शंस लर्न करने हैं आपको। वीडियो पॉज कर लो कभी भी, फटाफट कॉपी करके आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, हाँ मैं मानती हूँ कि इधर मैंने तो सारा कुछ ही हाईलाइट कर लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के सेक्शन इंपॉर्टेंट, बाद में मैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वन ही कवर किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 से लेकर 25 तक सब आते हैं। डन, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में से आपको ये नहीं याद रखना है, ये जो चैप्टर होता है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस, कर लिया हाईलाइट, ठीक है। अभी लास्ट वाला, तो ये ऐसे सेक्शंस हैं विच यू हैव टू लर्न द नंबर। ओके, सेक्शन नंबर लर्न करना है। प्लीज मेरे को कभी भी पूछना मत ये कि मैम इसमें से ऑप्शन में क्या छोड़ सकते हैं। ये रिवीजन बुक में जो भी आपके पास है, कि वो सारा कुछ आपको पढ़ना ही है, कभी मुझे ये पूछना ही मत इसमें से क्या छोड़ सकते हैं। आपको मैंने सारे वो ऑप्शंस वगैरह कंसिडर करके ही नोट्स बना के दिए हैं, इतना तो लर्न करना ही है आपको। ठीक है, अच्छा मुझे ना यहाँ पे आपको एक बार एक छोटा सा डिस्कशन करना है कि इनमें से क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये सेक्शंस क्यों लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखो, डेफिनेशन, क्या हमको डेफिनेशन लिखने का क्वेश्चन आएगा? आ भी सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा है कि एक्सप्लेन कंसिडरेशन या डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको कंसिडरेशन को डिफाइन करना है और उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो फिर आपको डेफिनेशन तो याद करनी ही पड़ेगी। तो जनरली जब असेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है तो उनमें आपको ये डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है, इसीलिए मेरे हिसाब से आप अगर इनको अच्छे से लर्न कर लोगे तो बेटर रहेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ वहां आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी पड़ सकती है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि डिफाइन का कोई अलग से क्वेश्चन आएगा। क्लासिफिकेशन में वो अगर पूछते हैं कि क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी, तो वहां पर आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं।
तो डेफिनेशंस तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा, एक ऐसी डेफिनेशन जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन बताओ, फ्रॉड की डेफिनेशन बताओ, इस पे तो बकायदा क्वेश्चंस पूछते हैं। डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस और फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे आपको। डिफाइन फ्रॉड बोलेंगे और फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। तो इनकी डेफिनेशन तो आपको करके ही जानी है। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये सेक्शन नंबर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है। इस पे मैक्सिमम टाइम्स केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो एक्सेप्शंस होते हैं सेक्शन 27 के, जो एक्सेप्शंस हैं उस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस पे आपको पूछते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने सारे हाईलाइट किए हैं क्योंकि रूल्स में एसेंशियल एलिमेंट्स में आपको सारे सेक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो ये एज अ थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जहां पर आपको सेक्शन नंबर्स कोट करने पड़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है एप्लीकेशन अप्रोप्रिएशन वाला जो पार्ट है, सेक्शन 59 से लेके 61 तक, ठीक है, ये रिलेटेड है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से। इंस्टीट्यूट ने आजकल सडनली ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे काफी क्वेश्चंस पूछता है, तो फिर ये आपको करके जाना पड़ेगा, अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ओके, नोवेशन और अल्ट्रेशन, इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन मोस्टली आता है। ओके, इस पे भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सेक्शन 65, इस पे कोई क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन आपको यहां वहां ये कोट करना पड़ेगा सेक्शन 65। हाँ, ये सारे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सेक्शंस हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि 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 ये आता है आपको एज अ थ्योरी क्वेश्चन, और थ्योरी क्वेश्चन में आप यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एंड रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स। तो इन पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलो, तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स। अब शुरू कर लेते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सबसे पहला यूनिट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसपे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में से आपको मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? सो फ्रॉम दिस चैप्टर क्वेश्चंस विल जनरली बी आस्क्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनफोर्सिबिलिटी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, इसमें आ जाता है कि इफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सो इज देयर एनी इंटेंशन टू फाइल अ केस। ठीक है, तो इस पे अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक आइडिया तो ले लो कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड बाद में जो मैं लिख रही हूँ ना, ये वर्ड्स आपको समझ में आने लग जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो अजम्पशन है क्या, इन केस ऑफ बिजनेस या सोशल ट्रांजैक्शंस में क्या अजम्पशन है, तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं। And yes, questions are also asked on the essential element of legal formality. काफी बार बच्चे इसको नहीं करके जाते हैं। Yes, you sometimes do not study this, but it is very important. It's a very small provision, लेकिन legal formalities पे questions आते हैं। अच्छा, एक और element है जिस पे questions आते हैं, that is certainty of meaning, सेक्शन 29। ओके, और अगर इस पे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ऑयल एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, वो भी लिख लो, ऑयल वाला एक एग्जाम्पल है उसी पे क्वेश्चन आएगा। देखो, मीनिंग मस्ट बी सर्टन, सर्टन होना चाहिए टर्म्स वर्ड्स, डेफिनेट होने चाहिए,
वेग नहीं होने चाहिए, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये वेग नहीं होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो हो गया असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मेरा चैप्टर है ना, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा इसी चैप्टर का, वो होगा ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वी विल क्लासिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू वेरियस टाइप्स। उस पे क्या क्वेश्चंस आते हैं और कौन से ऐसे क्लासिफिकेशन है या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब आपको एक केस सिनेरियो दिया होगा, उस पर लिखना है। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो जनरली जो मैं आपको बताने वाली हूँ कुली वाला एग्जाम्पल, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था जब हम सेक्शन नंबर्स पढ़ रहे थे कि सेक्शन 65 एक ऐसा सेक्शन है जो आपको शायद क्वेश्चन में ना आए, लेकिन यू मे हैव टू कोट दैट सेक्शंस हियर एंड देयर। तो वो सेक्शन भी एक बार आप अच्छे से करके जाना, दैट इज सेक्शन 65। इट टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेक्शन 64 भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेक्शन 64, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 64 जनरली टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप अगर ये टर्म से फेमिलियर नहीं हो, डोंट वरी, ये टर्म्स हम धीरे धीरे ये सब पढ़ने ही वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी हम कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेरे सीए फाइनल में पढ़ाई कैसे की थी। सीए फाइनल में मैंने पढ़ना शुरू किया था थ्योरी, और मैंने ये देखा ही नहीं था कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर। एंड जब मेरा टेस्ट हुआ, एग्जाम लाइक मॉक टेस्ट हुआ, आई गॉट सो स्कैर्ड कि मुझे कुछ लिखने ही नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। देन आई वेंट फॉर एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। मैंने वो चैप्टर के पहले क्वेश्चंस देखे कि इस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे किस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर मैंने वो क्वेश्चंस, भले ही मुझे कुछ समझ में ना आए बिकॉज मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन एक टेस्ट हुआ ना मेरा एक पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो मुझे लगा यार ये तो मैंने सही नहीं किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ी, बाद में क्वेश्चंस देखे। फिर मैंने जब नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट आया तो पहले मैंने वो क्वेश्चंस देखे, वो पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मैंने जब थ्योरी पढ़ी तो मैंने उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे एक आइडिया आ गया था कि हाँ ये मैंने कहीं तो पढ़ा है, इसमें कुछ तो क्वेश्चन आया था। तो फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ा, एंड वो फिर टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, एंड देन आई फॉलो दैट मेथड। तो मैं भी आपको यही बोलूंगी कि आप पहले ये देख लो कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। भले आपको वो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, भले आपने वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको वो जानना ही नहीं है। आपको सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, और फिर जब आप थ्योरी पढ़ने जाओगे आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, अरे हाँ इस पे क्वेश्चन आया था, ये मुझे बहुत अच्छे से करना है, चलो थ्योरी पढ़ने के बाद इसका भी क्वेश्चन भी कर लूं। तो वो जब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आप लेते हो ना, तो उसके सक्सेस चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सबसे पहले चैप्टर का एक जिस्ट आप बोल सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो डिफरेंस बिटवीन का भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम बाद में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बाद में पढ़ने वाले हैं कि वॉइड और वॉइडेबल में फर्क बताओ, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल में डिफरेंस बिटवीन कर दो। तो इस तरीके से वो आपको डिफरेंस बिटवीन के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये एक मैंने ओवरऑल आइडिया ले लिया कि इस चैप्टर में से क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और मुझे किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन वाज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्स्ड।
आई डोंट थिंक इस पे कभी भी क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कोई एमसीक्यू वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है दैट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872 एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। ओके, अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एग्रीमेंट? मुझे पता है कि जो फास्ट ट्रैक पढ़ रहे होते हैं उनको जनरली ये बेसिक सब पता होते हैं, बट मुझे नहीं पता ना कि आपने कहाँ से कैसी पढ़ाई की है। तो आई डोंट नो दैट यू नो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर। तो मैं शुरू में थोड़ा सा बेस आपका बनाना चाहती हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एन अग्रीमेंट? कभी कभार स्टूडेंट्स को इसी में फर्क नहीं पता चलता, तो पहले ये कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होती है। नाउ लेट्स से दैट करण जौहर वांट्स टू मेक अ मूवी, बहुत कुछ होता है, विच विल बी अ सिक्वल ऑफ कुछ कुछ होता है। सो ही अप्रोच्ड हिज फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। He said, Shahrukh, I want to make a movie, बहुत कुछ होता है, which will be a sequel of कुछ कुछ होता है, will you work in my movie? शाहरुख थे, तू मेरे को स्क्रिप्ट बता दे या स्क्रिप्ट छोड़ जा, मैं पढ़ के तेरे को बताता हूँ। शाहरुख ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसे पसंद आई, उसने करण को कॉल किया, बोलते करण मैं मूवी करने को तैयार हूं। करण बोलते हैं देख, ऐसा मत बोलना कि बाद में नहीं मैंने मूड चेंज कर लिया, मैंने माइंड चेंज कर लिया, पक्का ना काम करेगा ना? अरे हाँ, प्रॉमिस करूंगा ना। फिर शाहरुख ने पूछा भाई पैसे कितने देगा? तो करण ने कहा मैं तेरे को 25 करोड़ रुपए दूंगा। बोले देख प्रॉमिस ना, बाद में ये मत बोलना पिक्चर चली नहीं और तेरे पास पैसे नहीं आ रहे। नहीं नहीं, पक्का प्रॉमिस। तू डेट्स देगा ना? हाँ, सारी डेट्स तेरी। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करके दोनों घर चले गए। इन द इवनिंग व्हेन शाहरुख वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस ही थॉट, what if Karan decides to cast a younger actor Ranbir Kapoor instead of me? What if he says that you are too old for the movie? अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मेरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास कोई मूवी नहीं है, मैंने तो सारी डेट्स देकर रखी हुई हैं। तो उसने करण को कॉल किया और बोला करण वी नीड टू मीट। करण सेज ओके। बिजनेस मीटिंग है, ऐसे क्या सोच रहे हो? बिजनेस मीटिंग है। तो बोलते तू मेरे ऑफिस आ जाना कल। करण बोलते आ जाऊंगा। करण आ गया। शाहरुख ने बोला देख भाई बड़ी टेंशन है, वॉट इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी? भाई मैंने तो मेरी सारी डेट्स लेकर रख दी है, तुझे मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। करण से नहीं नहीं यार, तेरे साथ थोड़ी ना ऐसे करूंगा, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिजनेस एक तरफ, दोस्ती एक तरफ। तूने अगर मुझे तेरी फिल्म में नहीं लिया ना, मैं तेरे पे केस कर दूंगा। करण से देख यार ऐसा होगा नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए। लेकिन शाहरुख, इफ यू रिफ्यूज टू वर्क इन माई मूवी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। फेयर इनफ ना। इसी एग्जाम्पल से हमने कॉन्ट्रैक्ट के काफी एलिमेंट्स पढ़ लिए। सबसे पहला एलिमेंट है प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया है? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट, अभी मेरे एक्शंस देखो। A proposal when accepted becomes a promise। तो मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक प्रॉमिस बन गया। अब मेरे एग्जांपल में ऑफर किसने दिया था? करण ने दिया था। फिर वो एक्सेप्ट किसने कर लिया? शाहरुख ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बन गया इसके बीच में? इनके बीच में एक प्रॉमिस। लेकिन क्या एक ही प्रॉमिस था? नहीं, बहुत सारे प्रोमिसेस थे। When all these promises they come together, it forms an agreement। एक प्रॉमिस होगा ना तो भी एग्रीमेंट होगा। बहुत सारे प्रोमिसेस, विल यू वर्क इन माई मूवी? यस। विल यू गिव मी एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज? यस। विल यू गिव मी द डेट्स? यस। ऐसे तो बहुत सारे प्रोमिसेस थे। जब ये सारे प्रोमिसेस एक साथ आ जाते हैं देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other। ये consideration क्या होता है? consideration means something in return। देखो कोई भी फ्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूं तो आई एक्सपेक्ट फीस इन रिटर्न। आप अगर मेरे को फीस दे रहे हो यू एक्सपेक्ट लेक्चर्स इन रिटर्न। अगर शाहरुख अपनी सर्विसेज दे रहा है देन ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर इट। और अगर करण उसको मूवी दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि शाहरुख उस मूवी में एक्ट करे, काम करे, अपनी सर्विसेज दे। कोई भी कुछ फ्री में नहीं करता है। मैं अगर आपको कुछ दे रही हूं आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन
जब ये साथ में आ जाते हैं देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। मैम इतना सब कुछ कौन याद रखेगा, आप हमको एक सिंपल सी इक्वेशन दे दो। अगर मैं आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में डाल दूं, देन अग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। मैम ये आपको कैसे मिला? अब देखो, एक प्रॉमिस और कंसिडरेशन को जब मैं ऐड कर देती हूं तो एग्रीमेंट बनता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो प्रॉमिस इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन ऐड कर दिया, बन जाता है एक एग्रीमेंट। क्या मेरा एग्जाम्पल यहीं पे खत्म हो गया था कि हाँ भाई तू मेरी मूवी में काम करना, हाँ मैं तेरी मूवी में काम करूंगा? क्या इधर ही खत्म हो गया था? नहीं। शाहरुख ने कहा इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। और करण ने कहा देख भाई, तू अगर मेरे मूवी में काम करने से मना कर देगा तो मैं भी केस कर सकता हूं। तो जब ये हम एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं एनफोर्सिबिलिटी का, एनफोर्सिबिलिटी मतलब इंटेंशन टू फाइल अ केस, जब हम ये एनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। So contract is nothing but an agreement plus enforceability. Enforceability means intention to sue या फिर intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. तो जब हम ये enforceability ऐड कर देंगे, ठीक है, जब हम इसमें एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देंगे तब बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक छोटा सा पार्ट एंड देन वी विल गो बैक टू अवर रिविजन कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है। देखो, अग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप एनफोर्सिबिलिटी भी ऐड कर देते हो। मतलब कि अगर पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो हम केस भी कर सकते। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स ने वाई को अपना फ्लैट बेचने का प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मेरा फ्लैट बेचूंगा। वाई बोलता है ठीक है, मैं भी उसे 50 लाख रुपए में खरीद लूंगा। अब एक्स ने तो फ्लैट दे दिया, लेकिन वाई पैसे नहीं देता कि वाई इज नॉट पेइंग मनी। तो क्या एक्स केस फाइल कर सकता है? लॉजिकली सोचो, कर सकता है। अगर केस फाइल कर सकता है तो वो बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने वाई को 5 लाख रुपए दिए कि तू जेड को मार दे। वाई प्रोमिस्ड टू किल जेड। अब एक्स ने तो 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वाई ने जेड को मारा ही नहीं। तो क्या हम कोर्ट के पास जाकर ये बोल सकते देखो ना, कोर्ट 5 लाख रुपए लेके बैठा है, जेड को नहीं मार रहा, उसको बोलो जेड को मार के आए? कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर केस फाइल ही नहीं कर सकते देन इट इज एन एग्रीमेंट। तो आपको कोई भी सिचुएशन अगर आए, आप अपने आप से ये पूछो कि अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो क्या दूसरी पार्टी केस कर सकती है? अगर केस कर सकती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर पार्टी डिफॉल्ट कर जाए पर सामने वाली पार्टी केस कर ही नहीं सकती देन इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। लॉ सिर्फ एक एग्रीमेंट को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देता। बोलते हैं जब तुम केस ही फाइल नहीं कर सकते, जब एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं, तो मेरे पास आके क्या फायदा होगा तुम्हारा? इसीलिए मेरे लिए एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक और एग्जाम्पल करेंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप मुझे बताओ क्या ये एग्रीमेंट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है? एक्स ने वाई को अनियन सेल कर दिए, अनियंस दे दिए, लेकिन वाई ने 10,000 रुपए के अनियंस खरीदे थे, मतलब होलसेल में। वाई पैसे नहीं दे रहा, क्या हम उस पर केस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल केस कर सकते हो। तो क्या है ये है एक कॉन्ट्रैक्ट।
एक्स ने वाई को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया, वाई ने प्रॉमिस किया मैं आ जाऊंगा 8 बजे, लेकिन वो 8 बजे आया ही नहीं। क्या हम उस पे केस कर सकते हैं? तू मेरे घर पे नहीं आया, सारा खाना वेस्ट हो गया। नहीं यार, दोस्त है, ऐसे कैसे केस कर देंगे? तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। अब इससे मैं कंक्लूड कर सकती हूं कि जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें देखो हमने लॉजिक लगा दिया। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फ्लैट सेल कर दिया, फ्लैट दे दिया, पैसे नहीं दे, क्या हम केस कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, इसने अनियंस दे दिए, ये पैसे नहीं दे रहा, क्या हम केस कर सकते हैं? हाँ। मैंने तो आपको सिर्फ सिचुएशन दी, आपने लॉजिक लगा के बोला कि हाँ केस कर सकते हैं। तो जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर बिजनेस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो जितने भी कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप वो भी लिख सकते हो, जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, वहां पर लॉ अज्यूम करके चलता है। ठीक है, यहां पर लॉ अज्यूम करके चलता है, यहां पर अजम्पशन है कि भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो हम तो केस कर देंगे। यहां पर एनफोर्सिएबिलिटी की अजम्पशन है। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल मतलब फ्रेंड्स के बीच, डोमेस्टिक मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच, जैसे ये देखो यहां पर ये मेरा फ्रेंड है, ये सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहां पर लिख देती, जितने भी सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पर ऐसा केस फाइल करने का कोई प्रिजम्पशन नहीं है। देयर इज assumption that it is not enforceable। ठीक है, वहां पर अजम्पशन है कि भाई हमारा तुम्हारे पे केस करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये तो एक इलीगल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, इलीगल में भी केस फाइल कर ही नहीं सकते, तो लॉजिक है। तो जितनी भी सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स हैं, या मैं यहां पर लिख देती हूं अनलॉफुल है ना, ये और क्लैरिटी ले आएगा। जितने भी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स है, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, वहां पर हम अज्यूम करते हैं, ऐसा अजम्पशन क्यों है बाद में देखेंगे। हम अजम्पशन कर लेते हैं कि पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू फाइल अ, ठीक है। अब ऐसा अजम्पशन क्यों है मैम, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों फाइल नहीं कर सकते? अरे दोस्त है यार, हम तो दोस्त को कितने प्रोमिस करते हैं, सारे प्रोमिस थोड़ी ना फुलफिल करते। अगर हर प्रॉमिस केस बनने लग गया तो हम सब एक एक बारी जेल हो आएंगे। आपने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं तेरी बुक कल लेके आऊंगा, आप लाए नहीं, तो वो थोड़ी ना आपको जेल में डाल देगा। आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मा आज पाव भाजी खानी है, मम्मी ने बोला प्रॉमिस रात को बना के रखूंगी, रात को आप घर पे गए तो टिंडे बने थे, क्या आप मम्मी को बोल सकते हो मम्मा चलो पुलिस स्टेशन, आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया? तो लॉ बोलता है कि भाई ये जो सोशल, फ्रेंड्स, डोमेस्टिक, फैमिली मेंबर्स में तो इतने प्रोमिस होते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे तो सारे जेल में ही बैठे रहेंगे, आपस में ही सुलझा लो। हम अज्यूम करेंगे कि कुछ एनफोर्सिबल नहीं है, आप अपने आप सुलझा लो। अब इसमें ना मैं आपको एक स्टेप अहेड लेकर जाती हूँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बता दूंगी कि अगर एग्जाम में आ गया ना आप मेरे को याद करोगे कि मैम अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। वाइफ ने लॉ पढ़ा हुआ था, वाइफ बोलती है हेलो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, अगर तुमने तुम्हारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं भी किया ना तो मैं केस नहीं कर सकती, तुम यहीं पे रुको। वो फटाफट अंदर गई, वो एक पीस ऑफ पेपर लेकर आई, बोलती है लिख के दो। तो उसने ये राइटिंग में करवा लिया, तुरंत चली गई गवर्नमेंट के पास, ऑफिसर के पास, उसने ये रजिस्टर भी करवा लिया। बोलती है भाई अभी मेरे पास प्रूफ है कि तुम मुझे पैसे दोगे, और तुमने नहीं दिए ना तो मैं केस भी कर सकती हूँ। तो भले ही ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, लेकिन हमने उसको राइटिंग और रजिस्टर करवा के एनफोर्सिएबिलिटी डाल दी, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हाँ। तो इन दिस केस हम डोमेस्टिक में भी
एनफोर्सिबिलिटी डाल सकते हैं, जब डालोगे तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप समझ गए, ये एक्स्ट्रा है, अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप मुझे याद करना, ठीक है। चलो इसका एक रिकैप भी कर लेंगे बाद में। एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इट क्रिएट्स सम, अब हम कीवर्ड्स हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। इट क्रिएट्स सम लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? लीगल ऑब्लिगेशन मतलब that in case of default of one party, other party can take action. So there is intention to sue, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. अगर ये enforceability है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन केस ऑफ बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि देखो भाई तुमने अगर एग्री नहीं भी किया तो ये लॉ का अजम्पशन है that parties intend to create legal रिलेशन। ये लॉ ही अज्यूम कर लेता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, आपको अगले से एग्री करने की जरूरत नहीं है। एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, दूसरी पार्टी एक्शन ले सकती है। लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पर अजम्पशन है दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वहां पर अजम्पशन है कि पार्टीज का ऐसा लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। हाँ, क्या मैं अलग से इंटेंशन डाल सकती हूँ? तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब तक आप वो नहीं करोगे, लॉ बोलेगा भाई आपस में ही सुलझा लो। अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे हिसाब से इस पे काफी सारे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट करवा दिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ना देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेशंस है, क्योंकि डेफिनेशंस हमको लर्न करनी पड़ती हैं, तो ये देख लेते हैं कि इन डेफिनेशंस को इजीली कैसे लर्न किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करा रही, मैं आपको फिलहाल तो सेक्शन लर्न करवा रही हूँ, बाद में जब डेफिनेशन उस चैप्टर में आएगा तभी करेंगे। अच्छा, ऑफर। नाउ आपको याद है हमने इक्वेशन बनाई थी, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, या फिर आप बोल सकते हो दैट ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी, इन सारे एलिमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कई बार ना स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम ये तो हो गया एग्रीमेंट, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज ए में, इट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से एक स्टोरी बताऊंगी आपको, वो स्टोरी फॉर्मेट में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। सो सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस एन ऑफर बिकॉज ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया है। ऑफर के बाद मुझे क्या चाहिए होता है? ऑफर के बाद मुझे चाहिए एक्सेप्टेंस। यस, ऑफर के बाद चाहिए एक्सेप्टेंस। सो जो दूसरा डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज बी में, दैट डिफाइंस एक्सेप्टेंस। सो इजी है याद रखना। Offer is defined under section 2 clause A because offer is the starting point of contract. ऑफर देने के बाद सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। So acceptance is defined under section 2 clause B. Offer, a proposal when accepted becomes a promise. इसीलिए promise को भी हमने यहीं पर डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, लेट्स प्रोसीड। मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। जो ऑफर देता है उसे बोलते हैं प्रॉमिसर, और जिसे ऑफर दिया है वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे बोलते हैं प्रॉमिसी। तो मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया,
मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिसी हो। तो दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज सी। कितना लॉजिकल फ्लो है ना। तो ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी। मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिसी हो, सेक्शन 2 क्लॉज सी। अब देखो, मैंने ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन भी तो चाहिए ना। समथिंग इन सी, समथिंग डज नॉट ऑलवेज मीन मनी। कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे गुड्स दिए। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे सर्विसेज दी। कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। सो सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइंस कंसिडरेशन। इसका एक और भी तरीका है याद रखने का। मैंने आपको कुछ दिया और आपसे कुछ लिया, देना लेना। सो कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, डी देना लेना। मैंने आपको दिया और आपसे कुछ लिया, सो देना लेना, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। वो भी कंसिडरेशन। मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो सेक्शन 2 क्लॉज डी को। अच्छा, एक ऑफर था, वो एक्सेप्ट हो गया, मैंने कंसिडरेशन भी डाल दी, क्या बन गया ये? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ई सेक्शन 2 क्लॉज ई डिफाइंस एग्रीमेंट। लॉजिकल फ्लो है। सबसे पहले आता है ऑफर, फिर वो एक्सेप्ट किया जाता है। जो ऑफर देता है वो प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी। कंसिडरेशन चाहिए। जब तीनों एलिमेंट्स ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन आ जाता है तो बन जाता है एक एग्रीमेंट। डबल ई वाले साउंड के साथ मैंने क्लॉज को रिलेट किया है, तो सेक्शन 2 क्लॉज ई डिफाइंस एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन है। अब मैंने आपको मेरा घर देने का प्रॉमिस किया, आपने मुझे पैसे देने का प्रॉमिस किया। मैंने आपको सर्विसेज दी, आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो प्रॉमिस, कितने सारे प्रोमिस हो रहे हैं ना। दीज प्रोमिस आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोमिस। तो काफी सारे प्रोमिस जब होते हैं, मैंने प्रॉमिस दिया, आपने भी प्रॉमिस ही दिया। देखो, अब मैंने गुड्स नहीं दिए ना, आपने अभी पैसे दिए, हमने प्रॉमिस किया मैं गुड्स दूंगी, आप पैसे दोगे। दीज आर रेसिप्रोकल। अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाता है तो वो हो जाएगा एक वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए, कंसिडरेशन भी चाहिए, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो वो हो जाएगा वॉइड। अब इसको कैसे याद रखें मैम, सेक्शन को कैसे याद रखें? अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट तो गया। गया मतलब वो कभी बनेगा ही नहीं। तो वॉइड अग्रीमेंट गया। गया, एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जी जी ऐसे याद रखना है आपको। गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो वो वॉइड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट मतलब इसमें एनफोर्सिबिलिटी होगी ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अनलॉफुल का एग्जाम्पल दिया था, याद है? तो एक्स ने वाई को पैसे दिए टू गो एंड किल जेड। ये एक अनलॉफुल ट्रांजैक्शन है। क्या इसमें एनफोर्सिबिलिटी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी ना। तो ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड क्या होता है? वॉइड इज द ऑपोजिट ऑफ वैलिड। ठीक है, वॉइड इज द ऑपोजिट ऑफ वैलिड। वैलिड मतलब इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वॉइड मीन्स इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लेकिन अगर मेरे सारे एलिमेंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट
है, ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे। सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, और एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए आपको, नो कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और एनफोर्सिबिलिटी, जब ये सारे एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे तब बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच। अब आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड रखो या कैंसिल कर दो। ये ऑप्शन मेरे पास है, आई हैव दैट ऑप्शन। सो क्लॉज आई डिफाइंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि देखो भाई, तुम डिसाइड करो कि तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है या फिर कैंसिल करना है। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो आगे जाके ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कि व्हेन एंटर्ड, तब तो ये वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में जाकर वो वॉइड हो गया, दैट इज लेटर। अब अगर आपको ये नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, पहले तो ये वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता। भाई ये तो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, सो देन इट बिकम्स वॉइड। सो क्लॉज जे डिफाइंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आप स्टोरी बनाकर सेक्शंस लर्न कर सकते, ठीक है। तो ये तो नहीं किया जा सकता एनफोर्स, इट बिकम्स वॉइड। तो वर्ड्स भले ही आपको नहीं पता हो ये स्टेज पे, लेकिन एटलीस्ट सेक्शंस कैसे याद रखना वो तो पता चल गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर। ऑफर के बाद आता है एक्सेप्टेंस। आप प्रॉमिसर हो, ये प्रॉमिसी हैं। फिर कंसिडरेशन होगा तो ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कंसिडरेशन आना चाहिए। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, बन गया ये एक एग्रीमेंट। अच्छा, कितने सारे प्रोमिसेस किए ना हमने यहाँ पे, मैंने प्रॉमिस किया, आपने भी प्रॉमिस किया, दे आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, लेकिन सारे अगर एलिमेंट्स प्रॉपरली प्रेजेंट है तो हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो भले ही वैलिड है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास है कि मुझे उनको ऐसे ही वैलिड कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है। सच एग्रीमेंट्स आर नोन एज वॉइडेबल, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई विल डिसाइड। लेकिन अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था पर कुछ सर्कमस्टांस की वजह से बाद में वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो वॉइड हो जाता है। तो वॉइड हो जाता है जा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। 2 क्लॉज जे डिफाइंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स्ट्रा एक स्टेप आपको आगे बढ़ के बताती हूं कि यहां पर दिया हुआ है वॉइड अग्रीमेंट और यहां दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल भी नहीं। ये वॉइड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये तो शुरू से ही वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है। ये एग्रीमेंट है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनी ही नहीं, क्योंकि इसमें एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये यहां पर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि ये पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, एनफोर्सिबिलिटी थी, सब कुछ था। लेकिन बाद में ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, ये वॉइड हो जाए। आगे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है, बट डेफिनेशन दोनों की दी हुई है, कंफ्यूज मत होना। पहले एग्रीमेंट है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। चलो
अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे दो पार्टीज चाहिए, मैं अपने आप को तो ऑफर दे ही नहीं सकती। आई नीड टू पार्टीज, वन हु गिव्स द ऑफर एंड अदर पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन। तो दो पार्टीज होनी चाहिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है? पहले तो मुझे ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी चाहिए। आई नीड एनफोर्स। ठीक है, अब ऑफर से शुरू करते हैं। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर होगा तभी तो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, कंसिडरेशन डालेगी, एनफोर्सेबिलिटी लाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अरे सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना। ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। अब सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में पता चल गया तो वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। काफी लॉजिकल है। देखो, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑफर हमें सामने वाली पार्टी को बताना है, सामने वाली पार्टी अपना एक्सेप्टेंस हमें बताएगी, सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, तब जाके एक एग्रीमेंट बनेगी। ठीक है, अब मुझे एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। कंसिडरेशन में थोड़ी देर में कराती हूं आपको। मुझे एनफोर्सिबिलिटी भी चाहिए। एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स, अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। सो देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं इंटेंशन तो है, अजम्पशन है कि भाई पार्टीज एक दूसरे पे केस तो कर ही सकते हैं। बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में यूजुअल प्रिजम्पशन ये है दैट पार्टीज इंटेंड टू सू, दे इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया सामने वाली पार्टी एक्शन ले सकती है। लेकिन इन केस ऑफ सोशल, सोशल मतलब फ्रेंड्स के बीच, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच, द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लेकिन मैं राइटिंग में लाके रजिस्टर करवा के इंटेंशन डाल सकती हूँ। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या हुआ था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में? नाउ मिस्टर बैल्फोर एंड मिसेस बैल्फोर, they were enjoying a holiday in London when suddenly Mr. Balfour was called back to his place of work in Sri Lanka। तो उन्होंने मिसेस बैल्फर को चलो 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 वेकेशन खत्म हो गई, श्रीलंका वापस जाना है। मिसेस बैल्फर ने कहा मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो सिवियर नी पेन आर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो लंदन में ही रहूंगी। तो फिर मिस्टर बैल्फर ने कहा ठीक है आप इधर ही रुक जाओ। मिसेस बैल्फर ने कहा लेकिन मैं अकेले कैसे रहूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मिस्टर बैल्फर ने प्रॉमिस किया कि आई विल पे यू 30 पाउंड्स पर मंथ। ऐसा प्रॉमिस करके वो श्रीलंका चले गए। प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन पैसे नहीं दिए। मिसेस बैल्फर ने केस कर दिया। क्या लगता है आपको, मिसेस बैल्फर जीती होंगी? भाई ये तो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। मिसेस बैल्फर ने तो कुछ लिखवा के भी नहीं लिया था, एनफोर्सेबिलिटी डाली भी नहीं। सो इन दिस केस लॉ अज्यूम कर लेता है कि मिसेस बैल्फर, ये एक डोमेस्टिक मैटर है, आप लोग आपस में ही सुलझा लो। यहां पर शी लॉस्ट द केस। अगर हस्बैंड वाइफ के हर छोटे मोटे प्रोमिसेस कोर्ट में केस बनने लगे तो कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में हम अजम्पशन डाल देते हैं दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू, they don't have any intention to file a case if the other party default। ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए। आगे है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। देखो कोई, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। भाई फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली आपके लिए। अगर मैं गुड्स दे रही हूँ मुझे पैसे चाहिए, अगर मैं सर्विसेज दे रही हूँ मुझे पैसे चाहिए, अगर मैं पैसे दे रही हूँ मुझे
सर्विसेज चाहिए, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ, गुड्स फॉर गुड्स भी चलेगा लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। और तो और ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी के साथ एक कनेक्टेड एलिमेंट है, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर, दैट पर्पस मस्ट बी लॉफुल। अब एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें राइस दूंगा, हाँ ठीक है, तो ये लॉफुल है। ये बोलता है मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? राइस बेचना। क्या वो लॉफुल है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा 10,000 रुपए के, भाई ये तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ये कंसीडरेशन भी अनलॉफुल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन हमेशा साथ में ही चलते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है तो कंसीडरेशन भी लॉफुल होगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो आपका कंसीडरेशन भी अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा दोनों साथ में ही चलेंगे। तो कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, लीगल रिलेशनशिप है, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और भी एलिमेंट्स चाहिए। और ऐसे कौन से एलिमेंट्स चाहिए? देखो, फ्री कंसेंट होना चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करवाई है। इसका एक लैटिन फ्रेज है कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या है? पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा देती हूँ। वैसे तो हम पढ़ने ही वाले हैं यूनिट 3 में, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे तो कॉन्सेप्ट तो सारे समझने ही चाहिए। अब सबसे पहले कंसेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 13 डिफाइंस कंसेंट एंड सेक्शन 14 डिफाइंस फ्री कंसेंट। ठीक है, सेक्शन 13 डिफाइंस कंसेंट एंड सेक्शन 14 डिफाइंस फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट मीन्स पार्टीज मस्ट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं आपको पूछती हूँ, डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पेन? आप बोलते हो हाँ मैम दे दो, पेन खरीदना है मुझे। We are agreeing upon the same thing in the same sense, we have consented। अच्छा, मैं आपको पूछती हूँ, क्या आपको ये मोबाइल खरीदना है? 20,000 में दे दूंगी आपको। तो इन दिस केस वी आर बोथ, आप बोलते हो हाँ मैम खरीदना है, वी आर बोथ एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, वी हैव कंसेंटेड। ठीक है, अब let's say that I come to class in a Mercedes. I don't, by the way. I come to class in a Mercedes. एक दिन मैं क्लास में अनाउंस करके बोलती हूँ that I want to sell my car for rupees 1 lakh. Anyone who is interested in buying, please bring the money tomorrow and the car is yours. सब इंटरेस्टेड थे, लेकिन जो स्टूडेंट ने सबसे पहले मुझे 1 लाख रुपीज लाके दिया, मैंने उसको चाबी दे दी और बोला कार बाहर पार्क है। वो दौड़ते दौड़ते वहां पर गया और वहां पर देखा एक मारुति 800 थी। मैंने जब क्लास में आपको ऑफर दिया था, मैंने क्या बोला था? आई वॉन्ट टू सेल माई कार। कौन सी कार? ये तो बताया ही नहीं था। आपको लगा मैं रोज मर्सिडीज में आती हूँ, मैं मर्सिडीज की बात करी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो मारुति 800 ही थी। मेरे पास 2 कार्स हैं। आर वी एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? वी हैव नॉट कंसेंटेड, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसेंट होना बहुत जरूरी है, एंड ये कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। Consent is not free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion is defined under section 15, undue influence section 16, fraud section 17, misrepresentation 18, mistake 20। मैम 19 किधर गया? ढूंढेंगे उसको बाद में। मैं फिलहाल ये सब अभी होल्ड पे रख रही हूं, हम आगे जाके यूनिट 3 में इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम एटलीस्ट एक बार कॉन्सेप्ट तो हमको याद करा दो। याद नहीं आ रहा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करा दूंगी, डिटेल में तो पढ़ना ही हमें आगे। कोअर्जन क्या होता है? एक डॉन है, क्या एक डॉन है, उसने मार पीट के एक्स को फोर्स कर दिया कि तू मुझे तेरा घर बेच सिर्फ 2 लाख में। एक्चुअली वो घर की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए, लेकिन ये 2 लाख में ले लेता है। अब एक्स को हमने मारा, पीटा, धमकी दी।
इस चीज को बोलते हैं कोअर्जन। क्या इसका कंसेंट उसने फ्रीली दिया है? एक्स का कंसेंट फ्री नहीं है ना, सो विल दिस बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, तो एक्स जो है उसको हमने जोर जबरदस्ती की थी, एक्स पे हमने धमकी दी, ओके, उसको धमकी दी, फिजिकल फोर्स यूज किया और उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, इसे बोलते हैं कोअर्जन। मैंने फिजिकल नहीं, मेंटल प्रेशर डाला आप पे, मेंटल प्रेशर। अब डॉक्टर ने पेशेंट को इतना डरा दिया कि पेशेंट मान गया डॉक्टर आपको जो टेस्ट करवाना है करवा लो लेकिन मेरी जान बचा लो। एक्चुअली पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर तो ऐसी पोजीशन में है दैट ही कैन इजीली इन्फ्लुएंस द पेशेंट। पेशेंट तो नहीं बोलेगा डॉक्टर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये टेस्ट की जरूरत है। क्या पेशेंट ऐसा बोल सकता है? नहीं। अब डॉक्टर ने पेशेंट से 25,000 रुपीज के टेस्ट करवा लिए ये जानते हुए कि पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन बस उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस। यहाँ पर मेंटल या मॉरल प्रेशर मिलेगा बिटवीन टू पर्सन हुज रिलेशंस आर सच। रिलेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिलेशन है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो एक पार्टी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्या यहाँ पर रिलेशन मीन्स ब्लड रिलेशन? नहीं, यहाँ पर रिलेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ रिलेशन जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में और वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का एडवांटेज लेके दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेती है। So one person is in the dominating position. He dominates the will. Will मतलब wish या फिर मर्जी. So there is some kind of moral or mental pressure between persons whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. तो अगर moral या mental pressure है तो वो है under influence. अब coercion में ऐसा कोई relation होना जरूरी नहीं है, coercion कोई किसी पे भी कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ तो रिलेशन ऐसा हो जहां पर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, टीचर स्टूडेंट, लॉयर क्लाइंट। रिलेशन ही ऐसा है उनका कि एक पार्टी दूसरे को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब मैंने कुछ झूठ बोला है, जानबूझ के झूठ बोला है, ठीक है। देर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। रिप्रेजेंट करना मतलब बताना, बोलना, कुछ तो फैक्ट है लेकिन मैंने झूठ बोला है, ओके। मैंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मतलब मैंने कुछ गलत बताया है, विलफुली, विलफुली मतलब जानबूझ के। क्यों? विद द इंटेंशन टू चीट और डिसीव द अदर पार्टी। तो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए कि मैंने आपको कुछ गलत फैक्ट्स बता के, जानबूझ के, मुझे पता था कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, मैंने जानबूझ के आपको गलत फैक्ट्स बताए और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, दैट इज फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? हाँ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है लेकिन इनोसेंटली, मुझे तो पता ही नहीं था कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, मुझे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, आई बिलीव इट टू बी ट्रू विदाउट एनी इंटेंशन टू चीट और डिसीव द अदर पार्टी। अब इधर एक एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताती हूँ। एक्स इज द ओनर ऑफ अ स्वीट शॉप, ठीक है, उसकी मिठाई की दुकान है, वो स्वीट की मिठाई की दुकान है उसकी। वाई उसके पास आता है, वाई बोलता है आई वॉन्ट टू बाय शुगर लेस स्वीट्स। इसको इंग्लिश कहाँ आती थी? एक्स। एक्स अपने हेल्पर को बुलाता है, ए छोटू इधर तो स्कूल गया था ना, शुगर लेस क्या होता है? छोटू बोलता है शुगर लेस मतलब कम शुगर। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ शुगर लेस इज शुगर फ्री, लेकिन एक्स को ये पता ही नहीं था, सो ही सप्लाइड स्वीट्स टू वाई विच कंटेन लेस शुगर। वाई को था एक्यूट डायबिटीज, उसने वो कंज्यूम कर लिया और बीमार पड़ गया। कैन ही से एक्स तूने मेरे पे फ्रॉड किया है, तूने मुझे झूठ बोला। अरे बाबा, गलत फैक्ट्स बताए लेकिन इनोसेंटली बताए ना, हमारा आपको चीट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दिस इज नथिंग बट मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक मीन्स एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। भाई कुछ समझने में गलती हो गई यार, कुछ समझने में गलती हो गई। नाउ X and Y, they are entering into contract for sale of horse. But unknown to both the parties, the horse had already died in the stable. इनको पता ही नहीं, ठीक है। X ने Y को बोला मेरा हॉर्स खरीद ले तू, लेकिन इनको दोनों को ही नहीं पता था that horse has already died. अब ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर द सेल ऑफ हॉर्स, और फैक्ट क्या है? दैट द हॉर्स इज डेड। इनको पता ही नहीं है, इनको लगा कि हॉर्स अलाइव है, बट द फैक्ट इज दैट द हॉर्स इज डेड। देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन 20
ओके, बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं? बाकी के एलिमेंट्स, हाँ, parties must be capable of entering into a contract. This is discussed under section 11. क्या मुझे section 11 याद करके जाना? Yes, section number is important. ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यू मस्ट बी अ मेजर पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए, रैशनल पर्सन होना चाहिए जो जजमेंट्स बना सकता है, पर्सन शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड। ये भी हम यूनिट 3 में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आते। एग्जाम में पता है किस पे क्वेश्चंस आते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऑन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, बस इसी पे आएगा, बाकी सब पे नहीं आएगा क्वेश्चन। क्या एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जाम की असेंशियल एलिमेंट्स लिखो? आ तो सकता है, आ तो सकता है, जहां पर आपको सब ब्रीफली लिखना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ब्रीफली लिखते जाना है। लेकिन अगर केस बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो असेंशियल अपना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन पे आता है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पे आता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज पे क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये तो सब बाद में आने ही वाला है, बाद में यूनिट 3 में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो एक मेजर पर्सन जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, वो जजमेंट बना सके, ऐसा होना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। तो कौन है डिस्क्वालिफाइड बताओ तो? एलियन एनिमी मतलब कि एक ऐसा सिटीजन ऑफ द कंट्री जिसके साथ हमारी वॉर है। भाई जिसके साथ वॉर है अभी फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। फॉरेन सॉवरियंस में आता है किंग, क्वीन, मोनार्क, रूलर्स, एम्बेसडर, जो फॉरेन कंट्री से आए वो हमारे गेस्ट हैं, हम उन पे इंडिया में केस नहीं कर सकते। कॉन्विक्ट मतलब जो जेल में है, भाई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, वो तो जेल में है, वो बाहर आ गया, हाँ फिर कर सकते। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट पर्सन, भाई इसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इसकी खुद की हालत खराब है। एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अच्छा, लॉ में ना एक लिस्ट है, ये सारा वॉइड है, ये मत करना, या आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। तो वॉइड क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ वैलिड है। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी कि वॉइड एब इनिशियो होता है, देन जस्ट वॉइड क्या होता है, ये और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपका एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। लॉ में एक लिस्ट है, ये वॉइड है, ये मत करना भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट मत करना। मीनिंग सर्टन होना चाहिए, हाँ, जितने भी वर्ड्स, टर्म्स आप यूज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, सबका वन वर्ड वन मीनिंग होना चाहिए। डबल मीनिंग वर्ड्स नॉट अलाउड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स नॉट अलाउड, ठीक है। सारे वर्ड्स का क्लियर डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। अच्छा, इसमें कीवर्ड्स क्या है? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं? टर्म्स जो होते हैं दे मस्ट बी सर्टन, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? क्लियर होने चाहिए, नॉट कंफ्यूजिंग। अच्छा, इसी के साथ एम्बिगुअस भी आप ले सकते हो। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो टर्म्स मेरे क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। और एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। अच्छा, इसमें एक ऑयल वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। नाउ एक्स इज अ डीलर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल। वो हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल, कुकिंग ऑयल, सेसमी ऑयल, ऑलिव ऑयल, सब में डील करता है। He offers to sell 100 liters of oil to Y at 100 rupees per liter। बोलो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? मैम कौन सा ऑयल, वो तो लिखा ही नहीं है ना। ही इज अ डीलर इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल, कौन से ऑयल की एग्रीमेंट है वो तो लिखा ही नहीं है ना। टर्म्स आर नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, क्लियर नहीं है, एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप परफॉर्म कर पाओ। अब सुनो मेरी बात, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको राइस सप्लाई करूंगा 10,000 में, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? हाँ, क्योंकि कौन पॉसिबल है ना टू परफॉर्म। लेकिन अगर एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपीज दूंगा, और वाई बोलता ठीक है मैं स्टार लेके आऊंगा स्काई से। एक्स ने वाई को 5 लाख रुपीज दिए और वाई बोलता है आई विल शो यू ट्रेजर बाय मैजिक। भैया ये सब ना बुद्धू बनाने के तरीके होते हैं। दीज आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट पॉसिबल, ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है।
सब हाथ का खेल है। तो बोलता है आई विल ब्रिंग स्टार मून फ्रॉम द स्काई, आई विल ब्रिंग शो ट्रेजर बाय मैजिक, आई विल पुट लाइफ इन योर डेड वाइफ। ऐसे सारे एग्रीमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, ये वॉइड हो जाएंगे। अच्छा, लीगल फॉर्मेलिटीज देखो भाई, वैसे तो लॉ बोलते हैं आपको ओरल कॉन्ट्रैक्ट करना है करो, हाँ बस मुझे प्रूफ दे देना कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो राइटिंग में ना प्रूव करना बहुत ईजी होता है, ओरल में मुश्किल हो जाती है, कोई विटनेस लाना पड़ता है, प्रूव नहीं करते, इसीलिए बोलते राइटिंग में करो। लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। अब मैंने ना मेरे एक स्टूडेंट को बोला तू मेरे लेक्चर्स ले ले, मैं तेरे को टेस्ट सीरीज फ्री कर दूंगी। अब ये मेरे वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने उसको वर्बली बोला, ने बोला है ना तो ये मुझे ऑनर करना पड़ेगा, अगर नहीं करूंगी तो वो मेरे पे एक्शन लेगा। तो लॉ बोलता है कि तुम ओरल बनाओ राइटिंग में बनाओ यार, तुम्हारी मर्जी है, हाँ, लेकिन कभी कभार लिखा हुआ है कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट तो राइटिंग में ही होना चाहिए, अगर ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी है पूरी करो, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अच्छा, समटाइम्स द कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, स्टैंपिंग होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा? अरे लिखा हुआ है लॉ में, जैसे गिफ्ट डीड में, ओके, गिफ्ट डीड में लिखा हुआ है कि नहीं, आप अगर किसी को लेट्स से एक फ्लैट गिफ्ट कर रहे हो, या किसी को मैरिज में नहीं लेकिन ऐसे ही 50,000 आप उसको गिफ्ट में देना चाहते हो, तो कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए राइटिंग में लाओ और रजिस्टर भी लाओ, ये लिखा हुआ है। आप अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो लॉ बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, नहीं 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 ये राइटिंग में होनी चाहिए और ये तो रजिस्टर, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है ही है, मैंने तो ओरल एग्रीमेंट बना दी, वो वैलिड ही नहीं होगी। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो पूरी करो, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। जब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा जो असेंशियल एलिमेंट वाला पार्ट था वो खत्म हुआ। अब टाइम आ जाता है राइटिंग प्रैक्टिस का। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आपको ये क्वेश्चंस कैसे आंसर करने चाहिए। चलो अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप अपने आंसर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। प्रोविजंस में आप शुरू करोगे विद द सेक्शन नंबर, लेकिन अगर आपको सेक्शन नंबर याद ही नहीं है तो आप लिख दोगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डोंट राइट एज पर रेलिवेंट प्रोविजन, सब कुछ रेलिवेंट प्रोविजन के हिसाब से ही होता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग। फिर आप लिखोगे पूरी की पूरी थ्योरी। प्रोविजंस पार्ट में मैक्सिमम मार्क्स की एलोकेशन होती है, ये मैक्सिमम मार्क्स प्रोविजंस के लिए होते हैं, तो अच्छे से थ्योरी लिखनी है आपको। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, पॉइंट फॉर्मेट में थ्योरी लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर आएगा सेक्शन नंबर और सिर्फ थ्योरी। अगर आपको केस लॉ लिखना है या तो वो आप इधर प्रोविजंस में ही ऐड कर दो, या एक अलग से हेडिंग भी आप बना सकते हो, रेफरेंस केस लॉ, ठीक है, ऐसे रेफरेंस केस लॉ बनाकर आपको लिखना है। तो ये एक हेडिंग हम ऐड कर सकते हैं। नहीं करना है तो यहां पर आप प्रोविजंस में ही केस लॉ का नाम लिखो, ठीक है, और इसको बॉक्स में डाल दो, केस लॉ का नाम बॉक्स में डाल दो तो हाईलाइट हो जाएगा। तो पहला जो हमारा सेक्शन है उसमें हम सेक्शन नंबर, थ्योरी और केस लॉ का नाम लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। यहां पर आपको क्वेश्चन को लिखना है बट अपने ओन वर्ड्स में, और आपको ये जो क्वेश्चंस है ना इनकी समरी बनानी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसकी समरी बन, जैसे प्रेसी राइटिंग करते हैं ना, इन ब्रीफ। तो ब्रीफली आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाएगा एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ये एक्चुअली है आपका सॉल्यूशन, सेकंड प्रेफरेंस इसको दी जाती है सॉल्यूशन को। और फिर कंक्लूजन, एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन ऐसे हेडिंग लोगे और फिर लिखोगे। आप लिख सकते हो हेंस, सो, इट इज सो कंक्लूडेड, फ्रॉम द अबाउ, we conclude that therefore एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना बना के कंक्लूजन, कितना लिखना चाहिए, 2 सेंटेंसेस मैक्स, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं, 1 या 2 सेंटेंस।
एनालिसिस में कितना लिखना चाहिए, प्रोविजंस में जितना आप लिख सकते हो लिखो। मैंने लेंथ बताई थी आपको, वो लेंथ में आपको फिट करना है आपका आंसर। तो प्रोविजंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसके बाद में एनालिसिस, कंक्लूजन। मेरे हिसाब से तो फैक्ट्स ऑफ द केस को कोई मार्क्स ही नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। क्योंकि फैक्ट्स क्या है, क्वेश्चन को अपने ओन वर्ड्स में लिखना, उसको क्या मार्क्स देने। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब शुरू में आपको शायद एक आध दो यूनिट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बाद में आई एम श्योर स्टूडेंट्स की आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत बहुत बोर होता है आंसर्स लिखना, लेकिन अगर आप लिख लोगे, अगर आप इस क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंटली और अपना मन बनाकर आप बोलो नहीं, मोटिवेटेड रहो, नहीं नहीं मेरे को तो करना ही है, मुझे तो लिखना ही है, तो फिर आपको आदत हो जाएगी और फिर क्वेश्चन लिखने में डर नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट तो जरूर करना चाहिए। आप शुरू शुरू में शायद 2-3 लाइन ही लिख पाओ, लेकिन बाद में आपकी क्वालिटी, आपका आंसर राइटिंग स्किल सब इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर हम प्रोविजंस लिखेंगे और फिर फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। हर एक में मैंने आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको मैंने दिया हुआ है, आपको बस लिखना है। मैं एक और सेपरेट वीडियो करूंगी जहां पर हम इन क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको हिंट देके आपकी जो थिंकिंग है वो रोकना नहीं चाहती हूँ। क्वेश्चन रीड करो, आंसर लिखो और फिर मेरे साथ चेक करो। आई विल शो यू द मॉडल आंसर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मेरे कंपाइलर में भी मिलेंगे। कंपाइलर फास्ट ट्रैक में इंक्लूडेड नहीं है, आप उसको सेपरेटली परचेज कर सकते हो। फास्ट ट्रैक एक क्वेश्चन बैंक बुक है जिसमें आएंगे सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फादर प्रॉमिस टू पे द सन, ये हमारे कंपाइलर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके आंसर में आपको क्या क्या लिखना है, ऐसे स्टेप वाइज आपको आंसर भी मिलेगा। ये आप परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू देयर।